बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको प्राइवेट डिटेल के साथ या कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वो रिगार्डिंग इमिग्रेशन से मैटर हो या कोई फैमिली लॉ का या कन्वेंसिंग या पर्सनल इंजरी क्लेम या किसी भी किस्म का इमिग्रेशन से मसला हो तो आप मुझे ईमेल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। नाज़रीन, बस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी शख्स कॉल करे तो अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें या दूसरे रूम में चले जाएँ या म्यूट पे लगा लें, ताकि आपकी और मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए, हम और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। तो नाज़रीन, बिला वक़्ज़ा के बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरी ना मार्च में अपील अलाउ हुई थी ह्यूमन राइट ग्राउंड पे अर्ली मार्च को। तो होम ऑफिस ने उस डिसीजन अगेंस्ट डिसीजन अपील नहीं की थी। तो अभी तक उन्होंने मुझे अभी कोई वीजा नहीं ग्रांट किया। तकरीबन 10 वीक तो हो गए हैं। और नंबर 2, अब क्योंकि मेरी एप्लीकेशन 2010 में मैंने दी थी ह्यूमन राइट की, बचाओ मेरी वाइफ ब्रिटिश है, तो जो नया केस लाया है उसके मुताबिक भी मुझे अब 3 साल की लीव ग्रांट करेंगे कि वो 2.5 साल की करेंगे? प्लीज जरा बता दीजिए मुझे। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि अभी आपका मार्च में डिसीजन हुआ था। नॉर्मली जैसे मैंने हमेशा ये मेंशन करता हूँ कि अगर कोर्ट से डिसीजन हो तो तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर अंदर या तो आपको लेटर आ जाता है कि आप भेजें ताकि हम आपके अपील आपको वीज़ा इंडोर्स कर सकें, या अगर उनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट हो तो फिर वीज़ा इंडोर्स कर देते हैं। रूल्स आपने नए के मुताबिक डाला था तो इसलिए आपको जो चांसेस हैं वो 2.5 साल के लिए मिलेगी, और इस तरीके से आपको 3 एक्सटेंशन लेना होगी और आपको 10 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट के लिए आप क्वालिफाइड करेंगे। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस कि आपको बेटर होगा कि जब आपको डिसीजन आ जाए, वीज़ा मिल जाए, अपने सोल्यूशन से पता कर लें, वरना जब जो लेटर होगा उसके ऊपर इटसेल्फ लिखा होगा कि आप जो इंडेफिनिट के लिए कब क्वालिफाइड करते हैं, इसलिए उस डायरेक्शन को फॉलो करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि भी एक आदमी ਨੂੰ ਆਸਮਾ डिप्रेशन ने बाईपास होया है, ठीक, ਉਸ ਨੂੰ ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई, तो क्या वो एग्जाम ਉਹਦੇ से जरूरी है या नहीं है? तो डबल विजन नजर आता है और ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ थे जी? इनडेफिनिट स्टे ਉਹਦੇ ਕੋਲ, तो ਲੈਣੀ ਨਿਸ਼ਲਤੀ ਉਸਨੇ ਲੈਣੀ ਸਰ। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਡੀਕਲੀ। ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। लेकिन अगर कोई ऐसी रीज़न आ कि इंतहाई कोई मेडिकली कोई बिल्कुल ਉਹਦੀ कोई शॉर्ट मेमोरी या कोई चीज़ नहीं हो रही, या कोई ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, या वो बिल्कुल ऐसे अल्लाह ना करे कि ऐसे सर्कमस्टांस को बिल्कुल पढ़ नहीं सकता, तो शायद होम ऑफिस वाले अपने कोई डिस्कशन यूज़ करन। लेकिन ये वास्ते बेहतर किसी सोर्स मिलो, जाके तमाम जोड़ी थोड़ी अपडेट मैडिकल हिस्ट्री है वो दिखाओ, ताकि वो बेस से थानू कोई एडवाइस करन, ताकि थोड़ी एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम ना आवे। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी, मेरा एक क्वेश्चन है
मैं पाकिस्तान में शादी करके आया था, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूँ। तो मैंने जो आपकी इंफॉर्मेशन आपसे ली या इंटरनेट से ली, तो 18,600 इनकम बनती है। ठीक क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूँ, तो मैंने अपनी इनकम बनाई थी 22,000। ठीक तो फिर उसके बाद 22,000 में से सारे जो एक्सपेंडिचर निकाली थी, तो एक होती है पर्सनल अलाउंस, जो एवरीबॉडी लिव इन द यूके टू टाइटल टू सम बिफोर अर्निंग। अब आपने वीजा कौन सा अप्लाई करना है? अपनी वाइफ का सेटलमेंट। तो मुझे किसी ने ये बताया था कि जो आपके जो अलाउंसेस हैं वो इनकम में शुमार नहीं होते। अगर मैं उसको माजरत के साथ मैं फिर दोबारा पूछूंगा कि आपकी मिसेज ने 2 साल पूरे कर लिए, अपने इंडेफिनिट अप्लाई करना है? नहीं सॉरी, मैंने पाकिस्तान से उनकी सेटलमेंट का वीजा अप्लाई करना है, एंट्री क्लियरेंस का। ओके, डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना है, सेटलमेंट हाँ डिपेंडेंट वीजा। जी जी। तो मेरे पास जो मेरी इनकम है वो 22 ग्रांड है, तो उनमें पर्सनल अलाउंसेस ऐड है, क्योंकि वो एवरीबॉडी को दे अलाउड। मगर मुझे किसी ने बताया कि क्योंकि ये अलाउंसेस ऐड नहीं होते, तो इसलिए आपकी तनख्वाह 12,000 बनेगी। तो आई नीड टू नो कि ये पर्सनल अलाउंसेस, मगर उनकी वेबसाइट पे मैंने एक जगह पे पढ़ा था। सवाल मुझे समझ लगी, आप मुझे पूछे कि पर्सनल अलाउंसेस आपको कैसे मिल रहे हैं? पर्सनल अलाउंसेस जो होते हैं, हर एवरीबॉडी जो टाइटल होता है 8,500 का जो टाइटल होता है। मैं आपको मेरे भाई, मेरा ख्याल आपको लास्ट टाइम फोन एडवाइस कर चुका हूं, आपको ईमेल के जरिए भी एडवाइस कर चुके हैं। शायद आपके लिए बेस्ट होगा कि गो टू द सॉलिसिटर। यहाँ पे मेरा जो काम है वो सिर्फ आपको एडवाइस करना है। पर्सनल अलाउंसेस को पहले क्लियर सुने कि आपने सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना है कि आपकी इनकम 18,600 पाउंड है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हों तो जो भी आपकी टर्नओवर आपने बताया 22,000 थी, और उसके जो अपने खर्चे किए निकाल के, अगर उसके बाद आपकी 18,000 से अबव है तो बिल्कुल आप इंटाइटल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अलाउंसेस का बात है, जो नई बात है, ये अब अकाउंटेंट का मैटर है कि अकाउंटेंट ने 18,000 जो भी आपकी इनकम बनेगी 18,600 से अबव, उसके मुताबिक अपनी उसने टैक्स रिटर्न जमा करनी है। तो ऑटोमेटिकली आपको जो 18,000 के हैं वो टैक्स नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, जो बाकी वाले अमाउंट है उस पर अपने पे करना है। ये बिल्कुल आपका काउंट होगा। अगर आपने किसी वेबसाइट से पढ़ा तो फिर मैं शायद ज़्यादा इस पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरा जो जवाब है वो बिल्कुल, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, जो टैक्सेबल अमाउंट है उसको आपकी इनकम कंसिडर किया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय हो या आप एम्प्लॉय हो। इसलिए मेरी जो ईमेल थी बड़ी क्लियर थी, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि शायद आप काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। देखें, बेस्ट होगा आप किसी सोल्यूशन के पास चले जाए ताकि आपको प्रॉपर एडवाइस हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। रियासत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना जो पूछ रहा है, मैंने 2012 जुलाई से पहले ना केस डाला था। अब मुझको 13 साल हो गए थे आए, 2000 में आया था मैं। ठीक। तो होम एंड राइट का केस डाला था, और साथ में डिपेंडेंट है मेरी वाइफ और एक 2.5 साल का बच्चा, और फिंगरप्रिंट सब कुछ हो गए थे। तो 1.5 साल के बाद रिफ्यूज कर दिया था। रिफ्यूज के बाद अपील का राइट दिया था मुझको। मैं अपील पे कोर्ट में गया तो जज ने जस्ट कर दी थी। ठीक। देन आफ्टर फिर इमिग्रेशन वालों का लेटर आया कि हम अपील करेंगे। ठीक। कि हम जज के सेटिस्फाई नहीं है। फिर 3 वीक के बाद फिर सॉर्ट आउट हो गया कि अपील का राइट नहीं दिया, जैसे मंजूरी नहीं मिली होगी। ठीक। अब उसके बाद 3-3.5 महीना हो गया, कोई ऐसा कोई लेटर नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं उनको आया। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। अब आप टीवी पे मेरा आंसर सुने। आप लोगों ने अपील की, अपील आपकी फेवर में अलाउ हो गई। अब होम ऑफिस ने उसके अगेंस्ट अपर ट्राइब्यूनल में उस अपील को, या जो जज का डिसीजन था उसको चैलेंज किया। लेकिन जब अपर ट्राइब्यूनल में गया तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, जो इमिग्रेशन जज की जो डिसीजन है वो बिल्कुल अथेंटिक है, उसमें कोई एरर ऑफ लॉ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होम ऑफिस का जो राइट था वो एग्जॉस्ट हो गया। अगर आपको अभी तक 3 माह तक अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, अब आप वेट करें। होपफुली किसी भी वक्त आपको या आपके सोलिसिटर को लेटर आ जाएगा कि प्लीज़ अपना अगर पासपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं भेजें, ताकि उस पर आपको वीज़ा इंडोर्स हो सके। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी होम ऑफिस के पास होगा तो फिर आपको वो वीज़ा लगा के आपके या आपके सोलिसिटर को भेज देंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप सिर्फ वेट करें। होपफुली इसमें 3 से 4 माह लगते हैं।
वो कोई भी इसमें एंडोर्स करके वीज़ा आपको या आपके वकील को भेज सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाजी कैसे हैं आप? अल्लाह मियां का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरे 3 सवाल हैं। मैंने रिसेंटली अपनी वाइफ की एक्सटेंशन भेजी है ठीक। और जब एक्सटेंशन भेजी है तो कॉलेज ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हुआ बीच में क्या कि एजेंट के थ्रू एक्सटेंशन भेजी तो एजेंट ने क्या किया, कैश इशू कराने जल्दी इशू कराने के चक्कर में ना मेरी वाइफ ने ई-सोल का B2 लेवल सही पास किया हुआ था, तो उसने कहीं डोजी चीज डाल के उस पर कैश इशू हो गया। ठीक है। उसके बाद ये हुआ है कि यूकेबी ने इंक्वायरी की थी कैश पे, जो उन्होंने सिस्टम में मारा है यूकेबी ने, तो नाम निकला थी मोहम्मद यूनस का। ठीक है। अब मुझे ये, लेकिन हमने यूकेबी को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं। ई-सोल के 4 पेपर होते हैं, वो हमने उसको ओरिजिनल भेजा हुआ है। अब आपके सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम पे कोई किसी किस्म का डिसेप्शन तो नहीं लगेगा, मेरी वाइफ के ऊपर लग जाएगा, मसला तो नहीं होगा। हमने ओरिजिनल भेजे हुए डॉक्यूमेंट, लेकिन जब वो कैश कॉलेज में किसी ने इंटरनली जो है ना किसी ने गलत इशू कर दिया है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2015 में, तो 10 साल की मुझे लाइफ इन द यूके करना होगा कि नहीं करना होगा। और तीसरा सवाल ये है कि मैं 2011 में मैं चला गया था, लीगली आउट हो गया था, और फिर मैं 2011 में ही यानी कि चौथे महीने के अंदर वापस आ गया था एज ए स्टूडेंट डिपेंडेंट। तो मेरे 10 साल वीजा आपने यूके से लिया था कि जब वापस जाके लिया था आपने? मैंने वापस जाके पाकिस्तान से लिया था। ठीक 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 ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। तीनों सवाल समझ गया। अगर तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन लगे हैं जो होमोस को गए हैं, रिगार्डलेस योर फॉल्ट, जो एजेंट फॉल्ट या किसी कॉलेज का फॉल्ट है, तो ये तीनों चीज़ें लिंक करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने कैश लेटर इशू किया है, किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे कैश लेटर इशू हुआ है। अगर आपने चीज़ें दी हैं, अपने पास किया, आपने सबमिट किया, किसी एजेंट ने क्या कर दिया या इंटरनली उसने कोई मिसप्लेस रिप्लेस कर दिया, दिस इज नो योर फॉल्ट। एज फार एज आप इसको आर्ग्यूएबल है, इसको फाइट कर सकते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि अगर आपने 10 साल की बेस पे अप्लाई करना है, बिल्कुल 10 साल की बेस पे जो भी अप्लाई करेगा उसको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर यूके से डिग्री कर ली फिर ना, वरना आपको यहाँ से ई-सोल या B1 पास करना होगा। लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन है जो आपने बिल्कुल लास्ट में पूछा, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अलार्मिंग है। उसकी रीज़न ये है कि लॉ ये कहता है कि अगर आप यूके के अंदर 10 साल लीगली कॉन्टीन्यूसली गुजार लें तो देन यू आर इंटाइटल फॉर द सेटलमेंट। लेकिन अब आपके केस में क्या है कि आपने 8 साल गुजारे और 8 साल के बाद आप वापस चले गए विदाउट वीज़ा, या वीज़ा था, जब वापस जाके जब अपने वीज़ा लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो वो 10 साल का क्लॉक चल रहा था उसको मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद अनफॉर्चुनेटली आपने खुद ही ब्रेक कर लिया। अब डिपेंड करता है कि जब आप अगले साल एप्लीकेशन करते हैं तो फिर केस वर्कर किस तरीके से उसको कंसिडर करता है। लॉ के मुताबिक अगर इन कंट्री आपकी एक्सटेंशन होती जाए और आप यहाँ से रहते हुए कॉन्टीन्यूसली 10 साल लीगल किसी भी कैपेसिटी में गुजार लें अपार्ट फ्रॉम द डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन या अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन लीव, तो बिल्कुल आप 10 साल के बाद क्वालिफाइड करते हैं कि जैसा आपको कंसिडर किया जाए। लेकिन आपने कहा कि आप यहाँ रहते रहते 8 साल के बाद वापस चले जाए, वापस जाके वहाँ से आपने एंट्री क्लियरेंस लिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी इमिग्रेशन का एक नया स्टेप शुरू हो गया। अगर आप इन कंट्री यहाँ पे रहते हुए स्विच कर जाते एज ए डिपेंडेंट और आपको वीज़ा मिल जाता तो यस ऑफ कोर्स आपने 10 साल पूरे गुजार लिए थे, आप क्वालिफाइड करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा ग्रे एरिया है। बेटर हुआ कि जब आपने एप्लीकेशन करनी हो उससे पहले किसी सोल्यूशन को मिल लें, डॉक्यूमेंट दिखा लें, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस मिल जाए, वरना ये ना हो कि आप अप्लाई करें और आपके पैसे और काफ़ी सारी फीस आपकी ज़ाय हो जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, मेरा क्वेश्चन है इमिग्रेशन एक्ट जो है ना अभी इसके बारे में। ठीक। उसमें एक तो मुझे ये एक्सप्लेन कर दें प्लीज कि रिमूवल के बारे में क्या चेंज हुआ, रिमूवल और आर्टिकल 8। मैंने सुना कि रिमूवल का कोई वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बगैर ही वो आपको डिपोर्ट आप अपना सवाल पूछे, ये काफी लंबा है, 77 क्लासेस हैं। ये होता है कि ये जो पुराने केसेस उस पे भी अप्लाई होगा और कब इम्प्लीमेंट हो रहा है? थैंक यू। नहीं, सवाल ये क्या, सवाल किसकी बात कर रहे हैं आप? सवाल क्या आपका? मैं इमिग्रेशन एक्ट की बात कर रहा हूँ 2014 की, इसमें रिमूवल और आर्टिकल 8 में क्या चेंजेस आई हैं, ये सवाल है।
आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि शायद आप कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहे हैं। जर्नल में इसमें 77 क्लॉजेज में चेंजेस आई हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो मेजर इम्पैक्ट, जो आपका मेन या थीम है सवाल का, जो भी रूल्स हैं वो हर बंदे पे एप्लीकेबल होंगे। वो बेशक 10 साल पहले आए हैं, 5 साल पहले आए हैं, महीना पहले आए हैं, जब भी आप लोगों की एप्लीकेशन जाएगी वो उस पर इफेक्ट होगा। इसमें जनरल, जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था, जो मेजर आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि जैसे आप नंबर 1 कि उन्होंने स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जो लोग अगेन एंड अगेन एप्लीकेशन करते थे उनका वो थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नंबर 2 ये कर रहे हैं कि पहले अगर आपके कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती थी तो राइट ऑफ अपील होता था, तो आपके पास 7 डिफरेंट क्लासेस थी कि आप A, B, C ग्राउंड पे केस कर सकते हैं। अब उनको उन्होंने श्रिंक करके 4 बना दी हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो लोग, सेकंड कहा कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं जब वो टेनेंट को घर देंगे वो चेक करना होगा, अगर वो लीगली नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली उनके खिलाफ पेनल्टी होगी। सेकंड, अगर कोई एम्प्लॉयर या लैंडलॉर्ड जो जिनको फाइन होगा, पेनल्टी होगी, उनको लिए स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर्ली वो चेक करेंगे कि ये ना हो कि, और उसको जो उनको जो फाइन रिकवर करने के लिए काफ़ी सारा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर सिविल पार्टनरशिप या अगर सेम मैरिजेस हैं उनको काफ़ी सारा वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी सारी चेंजेस हैं। जो जर्नल्स हैं वो ये आर्टिकल 8 हो या जो न्यू रूल्स, उसके मुताबिक ये है कि आपका जो राइट ऑफ अपील है वो लिमिटेड कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ ये जो रिमूवल वाला डायरेक्शन था ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि अब जब भी होम ऑफिस आपका केस रिफ्यूज़ करेगा तो 1 स्टॉप वार्निंग का मतलब यह है कि वो साथ ही आपके खिलाफ रिमूवल डायरेक्शन इशू कर देगा। इसलिए अगेन जो इसी बंदे का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उसमें आंसर करने को तैयार हूँ, वरना जनरल्स काफ़ी वाइड चेंजेस हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं साजिद बोल रहा हूँ। रियाज साहब, लगे सी के अंदर मुझे 2.5 साल का जो वीजा मिला था तो उसको चैलेंज किया था। ठीक। उन्होंने क्या क्या विड्रॉ कर लो, हम 3 माह के अंदर आपको जवाब देंगे। पर 3 माह भी पूरे हो गए, फिर 1 माह भी दिया उनको, फिर रिमाइंडर डाला तो उन्होंने वहाँ से लेटर भेजा कि हम आपको रिफ्यूज कर दे, हमने जो फैसला किया वो सही है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वापस चैलेंज करना चाहिए? अपील का राइट भी नहीं दिया, उसमें चांसेस है अगर करूँ तो मैं? सबसे पहले आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद कॉल आई, शुक्रिया। आप फिर रेगुलर व्यूवर है हमारे। साई साहब, मेरा ख्याल आई थिंक मुझे जो लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हुई थी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखे गए थे, आपको फ़ोन पे भी प्रोग्राम के लाइव भी एडवाइस किया गया था। अब उन्होंने आपको जो डिस्कशन ली थी, ये कोई पेट या कोई डिटरमेंट कोई रेगुलेशन नहीं थे, कोई रूल्स नहीं था कि जो भी आते हैं सबको इंडेफिनिट दिया जाएगा। अब होम ऑफिस की चॉइस पे था, उनके डिस्कशन पे था कि जिन लोगों ने असाइलम क्लेम किया था 2007 से पहले, उनको वो कंसिडर कर रहे थे, जो बैकलॉग था उनको क्लियर कर रहे थे, जिनको इनिशियली अप्लाई किया उनको इंडेफिनिट मिलता गया, फिर कुछ लोगों को उनके बाद डिसीजन नहीं मिलना शुरू हो गई, फिर कुछ को रिफ्यूज़ होना शुरू हो गए। अब एक तो गुड न्यूज़ कि आपको डिस्कशन मिल गई, यहाँ पे कम से कम रहने की, काम करने की, ट्रैवल करने की इजाज़त मिल गई। लेकिन बैड लक ये कि आपको बजाय इंडेफिनिट मिलने की आपको डिस्कशन नहीं मिली है, जो कि आप क्वालिफाइड करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स फॉर इंडेफिनिट के लिए। अब ये ग्रे एरिया है, ऑलरेडी आपने उसको चैलेंज कर लिया, जीआर में गए थे, कंसेंट ऑर्डर साइन हुआ, दोबारा होम ऑफिस ने अपना डिसीजन कर लिया, राइट अपील नहीं है, आप अगेन इसको हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई केस होम ऑफिस से रिफ्यूज़ हो, राइट अपील ना हो, तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम गोइंग फॉर जीआर टू द अपर ट्राइब्यूनल, और उनसे 2 चीज़ें क्लेम करें। नंबर 1 जो आपका बेसिक क्लेम है कि मैं इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करता था, मुझे इंडेफिनिट दिया जाए, लेकिन अगर कम से कम इंडेफिनिट नहीं देना तो मुझे राइट ऑफ अपील दिया जाए, ताकि मैं जज के सामने इस केस को फाइट कर सकूँ। लास्ट टाइम भी आपने जीआर किया था, दोबारा फिर स्टार्ट कर सकते हैं, या डिस्कस करें कि आपके सोलिसिटर आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैंने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन डाली हुई थी, ठीक, और कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से मेरी अपील जो है वो अलाउ हुई थी लास्ट ईयर कुछ अप्रैल मई के अंदर। ठीक। फिर ट्रेजरी सोलिसिटर्स की तरफ से मुझे कॉन्सेंट ऑर्डर आया कि द अपील बी अलाउड, और सेकंड आया था मैटर शैल बी रिमिटेड बैक टू द रिस्पोंडेंट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक। और इट्स बिन तकरीबन 10 मंथ हो गए, और मुझे अब तक उसका कोई आउटकम नहीं मिला है।
होम ऑफिस की तरफ से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे क्या प्री एक्शन प्रोटोकॉल वगैरह करना चाहिए? उन्होंने आपको कंसेंट ऑर्डर में क्या कहा था कि योर अपील हैज बीन अलाउड और वी गोइंग टू बी कंसीडर योर अपील? उसमें लिखा था अपील बी अलाउड। बी अलाउड, ठीक। मे बी का मतलब जब आता है तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। जब आप कोई भी इस तरीके से प्री एक्शन प्रोटोकॉल करते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं, तो आजकल काफ़ी देखने में आ रहा है कि होम ऑफिस उसको कंसेंट ऑर्डर के साथ विड्रॉ कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जब उसको दोबारा कंसिडर कर रहे हैं वो इस चीज़ को इग्नोर किए हुए कि लास्ट जब रिफ्यूज़ किया था वो किस पॉइंट पे किया था, वो नए कोई इशू बना के दोबारा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, जो कि वेरी हार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो शायद इस पर सवाए इसके कि थोड़ा सा अपने फीलिंग या कंसर्न दे सकता हूँ, लेकिन अमूमन ये हो रहा है कि होम ऑफिस वाले कंसेंट ऑर्डर साइन करते हैं कि वी मे बी अलाउड द अपील, और इसको राइट अपील देंगे, लेकिन उसके बावजूद जब वो रिफ्यूज़ करते हैं विद एग्जिस्टिंग ग्राउंड या फिर नए इशू के साथ रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ कि चेज़ करें। 10 माह हो गए अभी तक कंसिडर नहीं किया, या अगर वो नहीं करते तो लेटर बिफोर एक्शन करें और उसके बाद अपील उनको JR डालें ताकि उनको प्रेशर आए कि हाँ हमने डिसीजन लेना है, या फिर अगेन अपने सोलिसिटर बोल रहे हैं कि उनको लेटर लिखें। मैनी वे चीज़ अब करना होगा बाय लेटर बाय कॉल्स, ताकि वो कोई ना कोई डिसीजन आपकी फेवर में दे सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।